नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भसीन। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 जनवरी का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, कल यानी 13 जनवरी से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो रही है। दुनिया का ये सबसे विशाल सामूहिक एकत्रीकरण है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त महाकुंभ का आयोजन आस्था, आध्यात्मिकता और परंपरा का एक अद्भुत संगम है। प्रयागराज में 45 दिनों तक होने जा रहा आस्था, अध्यात्म और विश्व की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सामूहिक एकत्रीकरण का उत्सव, जिसमें अनुमानित 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले प्रयागराज के इस महाकुंभ के लिए तैयार है भारत, जो आस्था के साथ विज्ञान, संस्कृति के साथ सामाजिकता, श्रद्धा के साथ सामूहिकता और विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देगा। महाकुंभ के महाआयोजन की तैयारियों पर ही हमारी इस बार की आवरण कथा आधारित है, जिस पर पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं महाकुंभ के महात्म्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। साथियों, महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। हमारे यहां कहा गया है, दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं पत्रिका के अन्य समाचारों की। व्यक्तित्व की कड़ी में माउंटेन मैन दशरथ माझी की प्रेरणात्मक कहानी, प्रगति योजना से देश की हो रही प्रगति पर विशेष सामग्री, बीमा सखी योजना का शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय इस अंक में शामिल हैं। साथ ही फ्लैगशिप योजना के तहत फसल बीमा, दिव्यांग पर पीएम मोदी का विशेष आलेख और बैक कवर में विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्र का नमन इस अंक की विशेषता है। असम के हरे भरे चाय बागान से लेकर मिजोरम की लुशाई पहाड़ियों तक, मणिपुर की प्राचीन नदियों से लेकर नागालैंड की जीवंत त्योहारों तक, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की अपनी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। बावजूद इनकी सम्मिलित पहचान भी है। अब पूर्वोत्तर न तो दिल्ली से दूर है और न ही दिल से। पूर्वोत्तर भारत के पारंपरिक कला और सांस्कृतिक प्रथाओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में 3 दिवसीय सांस्कृतिक अष्टलक्ष्मी महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव ने पूरी दिल्ली को पूर्वोत्तर भारत की विविधता भरे रंगों से इंद्रधनुषी बना दिया। इस आयोजन ने पूरे पूर्वोत्तर भारत के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में व्यापार से जुड़े कई समझौते हुए और संस्कृति, व्यंजन एवं अन्य आकर्षणों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। पीएम मोदी का मानना है कि इस आयोजन से पूर्वोत्तर भारत में निवेश के बड़े अवसरों के द्वार खुलेंगे। दुनिया भर के निवेशकों के साथ साथ किसान, श्रमिक और शिल्पकारों के लिए एक बेहतरीन अवसर रहा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव की विस्तृत जानकारी
पत्रिका में शामिल है। दुनिया भारत की युवा शक्ति की ताकत का लोहा मानती है, क्योंकि भारत के युवा दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। इनोवेटिव और तकनीकी तौर पर मजबूत भारतीय युवा देश को विकसित बनाने में सबसे आगे हैं। यही वजह है कि युवा और अन्वेषकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा अन्वेषकों से बातचीत में कहा कि सबके प्रयास से आज भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। युवाओं के पास 21वीं सदी के भारत को अलग तरह से देखने का नजरिया है। इस आयोजन की सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। इसके अलावा बीमा सखी योजना की जानकारी भी पत्रिका में प्रमुखता से शामिल है। केंद्र सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण एवं उनके मुद्दों के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है, ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ इनके नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी प्रतिबद्धता के साथ महिलाओं को अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू बीमा सखी योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। ये योजना 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाई गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। इस पहल के तहत उन्हें LIC एजेंट बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। महिलाएं अब बढ़ते बीमा क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी, रोजगार का साधन बनेगा और महिलाएं सशक्त होंगी। एक भारतीय को भारत से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन आप भारत को उनके अंतर्बन से बाहर नहीं निकाल सकते। मेरे लिए प्रवासी भारतीय समुदाय राष्ट्रदूत है। वे भारतीय संस्कृति और मूल्यों के राजदूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर प्रवासी भारतीयों के लिए ऐसे ही भाव व्यक्त करते हैं। उन्हें राष्ट्र के विकास के सहयोगी मानकर आमंत्रित भी करते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार 8 से 10 जनवरी को इसका आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ। इस 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। दुनिया के 200 से अधिक देशों में फैले 6.24 करोड़ भारतीय डायस्पोरा में 3.5 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय हैं। भारत न केवल सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है, बल्कि ये मातृभूमि से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ भी है। बीते 10 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। ऐसे में हर 2 साल में होने वाला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन रिश्तों को नवीनीकृत करने और नेटवर्किंग विकसित करने का एक दीर्घकालिक अवसर देता है। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर विशेष सामग्री पत्रिका में शामिल की गई है। राजा हमेशा नियम और सत्य को देखकर ही न्याय करता है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने देश में दंड आधारित कानून बना दिया था। ये आजादी के बाद भी कई दशकों तक चलता रहा, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ा। गुलामी की मानसिकता से स्वतंत्रता दिलाने और न्याय आधारित कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र की वर्तमान सरकार ने नए कानून में दंड नहीं, न्याय को प्राधान्यता दी। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद चंडीगढ़ यूनिट में पूरी तरह से सफल कार्यान्वयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे राष्ट्र को समर्पित किया। 3 परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिकल्पना पीएम मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित रही है। नए कानून के माध्यम से भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है। चंडीगढ़ देश की पहली यूनिट है जहां नए कानूनों के सभी प्रावधानों को सबसे पहले पूरी तरह से लागू किया गया है। पीएम मोदी ने यहां एक लाइव प्रदर्शनी भी देखी, जिसमें दिखाया गया कि कैसे नए कानूनों को लागू किया जा रहा है। कोई भी आपराधिक घटना होने पर पुलिस किस तरह से कानूनी कार्रवाई करती है, कैसे फॉरेंसिक जांच को प्राथमिकता दी जाती है। इस आयोजन और नए कानूनों की विस्तृत जानकारी पत्रिका में पढ़ी जा सकती है।
केंद्र सरकार देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर को स्वीकृति दे दी है। इससे दिल्ली हरियाणा के बीच आना जाना और आसान होगा। साथ ही मंत्रिमंडल ने 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। विश्व स्तरीय शिक्षा ने करीब 8,231 करोड़ रुपए की ये पहल अधिक से अधिक नवोदित प्रतिभाओं को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान देकर विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को गति प्रदान करेगी। इन निर्णयों को पत्रिका में पढ़ा जा सकता है। श्रोताओं, देश भर के दिव्यांग भाई बहनों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए केंद्र सरकार निरंतर संकल्पबद्ध है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिव्यांगजनों तक सुविधाओं की पहुंच आसान बनाने व इन्हें समानता का अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है। बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने उनके लिए जो नीतियां बनाई और निर्णय लिए वो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। दिव्यांगों की सशक्तिकरण की इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा रखा गया था। राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित 33 व्यक्ति और संगठन में 13 वर्षीय प्रथमेश और जानवी जैसे युवाओं से लेकर 75 वर्षीय सरोज आर्य जैसे वरिष्ठ नागरिक भी शामिल रहे, जो प्रतिभा और समर्पण के विविध आयाम का प्रदर्शन करते हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी पत्रिका पढ़कर ले सकते हैं। भारत की महान संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म से पूरी दुनिया को परिचित कराने वाले आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक उद्बोधन से दुनिया को भारत के सदियों पुरानी एकता, शांति और भाईचारे के संदेश से परिचित कराया, जिसने वैश्विक पटल पर भारत की छवि को ही बदलकर रख दिया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित उनके महान विचार युगों युगों तक देश के नागरिकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र के नमन के रूप में पत्रिका के बैक कवर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। श्रोताओं, कल से शुरू हो रहा भव्य दिव्य महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर नया इतिहास रचने जा रहा है। ऐसे में कार्यक्रम के समापन से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। आज देश एक साथ विकसित भारत के संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि इस महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे इस संकल्प को और मजबूत बनाएगी। महाकुंभ स्नान ऐतिहासिक हो, अविस्मरणीय हो, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी से मानवता का कल्याण हो, हम सबकी यही कामना है। संगम नगरी में आने वाले हर श्रद्धालु को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल मिलते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newsindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।